नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और बेहद सार्थक विषय पे इन दोनों डॉक्टर्स के साथ में हम चर्चा करेंगे। शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से हमारे साथ में डॉक्टर पंकज गुलाटी और डॉक्टर अणिमा शर्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, दोनों को अपने अपने विषय में महारत हासिल है और बहुत सारे सवाल आम लोगों से जुड़े हुए, आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, शुरू करेंगे। बारिश का इस समय मौसम चल रहा है, लगातार हम देखते हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं या आमतौर पे कहें कि हर घर परिवार के अंदर इन दिनों बहुत कॉमन सी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अचानक से फीवर आ रहा है लोगों को, पेट में दर्द जैसी दिक्कतें हो रही हैं। मौसमी बीमारी अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय हो जाता है, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं अगर जो इस शो को देख रहे हैं हमारे दर्शक, कैसे समझें मौसमी बीमारी। देखो, मौसमी बीमारियों में अभी जैसे रेनी सीज़न चल रहा है, हमारे यहाँ जुलाई से सितंबर रेनी सीज़न रहता है। रेनी सीज़न में एक तो टेम्परेचर जो है बिल्कुल ऑप्टिमम होता है, 30 to 35 के आसपास, थोड़ा सा कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ये बड़ी जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस वजह से फीवर और सारी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जल्दी बढ़ जाती है। तो हम जो रेनी सीजन की जो बीमारियां हैं उनको 4 ग्रुप में डालते हैं कि जिससे वो फैलते हैं। जैसे मच्छर से फैलने वाली बीमारियां, मच्छर से फैलने वाली बीमारियों में आता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मेनली। मलेरिया के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता है कि एनोफिलिस मच्छर से फैलता है। डेंगू जो है ये एडीज से फैलता है, चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर से फैलता है। इन तीनों में एक कॉमन बात है कि हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक होता है, सिर दर्द होता है और बहुत कमजोरी महसूस होती है। लेकिन तीसरे या चौथे दिन हमें जाके पता है वो अलग अलग अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें बाद में दिखते हैं। मलेरिया जो है वो जॉन्डिस कर सकता है, दिमाग में जा सकता है जिसकी वजह से मरीज बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, सिवियर हेडेक हो सकता है या उसे सिवियर एनीमिया हो जा सकता है। डेंगू में 2 तरह के डेंगू फीवर होते हैं। नंबर 1 तो डेंगू हेमरेजिक फीवर, चौथे या 5वें दिन उसको प्लेटलेट कम होनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर फिर उसको जगह जगह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ब्लीडिंग जो है कहीं से भी हो सकती है, नाक से हो सकती है, उल्टी में आ सकती है, हमारे मोशन में ब्लीडिंग हो सकती है या शरीर पे नीले नीले चकत्ते पड़ जाते हैं। तो चौथे या 5वें दिन हम लोग जब उसका सीबीसी करवाते हैं तो हमारे प्लेटलेट कम हमें मिल जाती है। चिकनगुनिया फेटल नहीं है पर पेनफुल बहुत है। इसमें आदमी को बहुत पेन होता है जिसकी वजह से वो दोहरा हो जाता है। इसके लिए चिकनगुनिया का मतलब ये है कि बैंड होना, तो वो बैंड हो जाता है पेन की वजह से, वो खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, जोड़ों में, हाथ में, पाँव में सूजन आ जाती है। अब हम लोग इनको डायग्नोज करने के लिए फिर ब्लड टेस्ट करते हैं तीसरे चौथे दिन। अब ये जो बीमारियां हैं ये कभी भी घर पे ट्रीट नहीं हो सकती, इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट लेना जरूरी ही है। मोस्ट कॉमन जो आजकल है वो पानी और खाने से फैलने वाली बीमारियां हैं, जिसमें अपना एक तो टाइफाइड आ जाता है, हेपेटाइटिस ए और ई, जॉइंट डिस्पीलिया जिसे कहते हैं, ये वायरल है, पानी से फैलता है। और लूज मोशन, कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कोलेरा है, ये सब है। इसमें बेसिकली फीको ओरल रूट जो होता है ये एक्सक्रीट होते हैं हमारे फीकल मैटर में, और जब गंदगी पानी में या खाने में चले जाती है तो हो जाता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है ये बैक्टीरिया हमारे खाने में जब पनपते हैं और हमने खा लिया इम्प्योर खाना तो वहाँ से हो जाता है। इसके अंदर भी हम लोगों का गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो सेल्फ रेमिटिंग होती है, मोस्टली हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही कंट्रोल कर लेता है। जॉन्डिस जो है ए और ई, ये भी सेल्फ रेमिटिंग है, इसके अंदर भी हमारा वायरस को इम्यून सिस्टम खुद ही कंट्रोल कर लेता है। लेकिन टाइफाइड तो प्रोग्रेसिव डिजीज है, लीथल डिजीज है, डेंजरस है, जान भी जा सकती है, उसमें फिर डायग्नोज करके ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए फिर हमें डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं। फिर थर्ड ग्रुप आता है हमारा एयरबॉर्न डिजीजेस। अब एयरबॉर्न डिजीजेस में बिकॉज ह्यूमिडिटी है, वायरस बैक्टीरिया इजीली है,
नंबर 1 तो कॉमन कोल्ड है, बहुत इजीली सबको होता रहता है, माइल्ड है, सेल्फ रेमिटिंग है। दूसरा, आजकल स्वाइन फ्लू के एपिडेमिक के बाद ये भी एंडेमिक हो गया है, तो H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है वो भी कॉमन है, ये डेंजरस है, हमें डायग्नोज करके ट्रीट करना होता है। दूसरा, नॉर्मल निमोनियाज जो हैं वो सारे हैं ही प्रेजेंट अभी भी, बैक्टीरिया वायरसेस जो भी हैं। फोर्थ आ जाता हमारा कोविड की हमारी वापस अब हम देखें तो 4th वेव स्टार्ट हो गई, ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, केसेस बढ़ने लगे। यस, तो कोविड के लिए भी फिर हम लोग अभी बहुत केयरलेस हो गए हैं, तो इसमें हमें वापस कॉशियस होके मास्किंग, डिस्टेंस, ये सब वापस हमें शुरू कर देना चाहिए। हमें वैक्सीन लग चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बाद आपको डेंजरस नहीं होगा, ये सिवियर फॉर्म में उसके बाद भी जा सकता है, तो हमें इसके लिए भी फिर वॉच करके डायग्नोज करके ट्रीटमेंट देना होता है। सांस संबंधी दिक्कतों को समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, क्या इसको बदलते हुए जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, वो एक कारण है। बारिश से अगर इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं, मौसम अचानक से अब इन दिनों बदल रहा है, इससे अगर इसको जोड़ के देखें, आखिर क्या कुछ कारण रहते हैं? देखिए सर, जो लंग्स हैं वो केवल एक ही चीज़ के लिए बने हैं, वो है शुद्ध हवा। जब भी हवा साफ़ नहीं होगी, उसके अंदर पोल्यूशन होगा, या जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, तो वायरसेस, बैक्टीरिया, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर ये कोई भी सांस की नली में जाते हैं तो डेफिनेटली वो डैमेज करते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। अब आगे उसमें ये होता है कि जिस तरह से पेशेंट्स की कंडीशंस है, अगर यंग पेशेंट्स हैं तो उनमें इन चीज़ों से कम फ़र्क पड़ता है। कोई पेशेंट है जिसको ऑलरेडी कोई लंग की डिजीज़ है, कुछ ऑलरेडी लंग की डिजीज़ जैसे अस्थमा है, ILDs हैं, तो वो लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होते हैं, पोल्यूशंस होते हैं, उनसे ज़्यादा नुकसान होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, बरसात के मौसम में पर्टिकुलर फंगस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। फंगस को हम समझ पाते हैं, जैसे दीवारों के अंदर सीम वगैरह रहती है, तो ये वो फंगस होती है जिसके स्पोर्स होते हैं, ये स्प्रेड होते रहते हैं। तो अगर ये सांस की नली में जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये एलर्जीज जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा है उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं लंग्स को अफेक्ट करने के लिए। बारिश के मौसम में पोलेंस बढ़ जाते हैं, कुछ कुछ पेड़ पौधों के पोलेंस बढ़ जाते हैं, वो एलर्जिक रिएक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो इन सब की वजह से एयरवेज में ऑलरेडी इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है। अगर इनके साथ में कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस साथ में चले जाते हैं और वो अपना घर बना लेते हैं, तो डेफिनेटली लंग को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि निमोनिया डेवलप कर सकते हैं। निमोनिया किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है। आजकल जो हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं वायरल निमोनाइटिस की करते हैं, जिसमें हमने देखा भी है कि कोविड के अंदर लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है, उनके लंग इन्फेक्टेड हुए हैं, कुछ लोगों के लंग्स तो काफ़ी ज़्यादा तक डैमेज हो चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है किसी भी डिजीज़ के अंदर उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना, उसको जल्दी पकड़ पाना कि क्या तकलीफ है, एंड अकॉर्डिंगली उसका हम ट्रीटमेंट को शुरुआत कर सकें। जिन दिनों कोरोना चल रहा था सर, हम लगातार पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा था, उस वक्त एक चर्चा चल रही थी कि पॉल्यूशन भी कुछ हद तक जिम्मेदार रहा है लंग्स को डैमेज करने में। लोगों के लंग्स डैमेज इसलिए हो गए क्योंकि देश में इस वक्त पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्या पॉल्यूशन इतना घातक होता है कि लंग्स को पूरी तरीके से डैमेज कर सके? डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो हमारे लंग्स को किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें तो COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, कि जनरली ऐसा समझा जाता है कि सिगरेट की वजह से होती है, पर अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इंडियंस में वुमेन्स के अंदर वो मिलती है। उसका एक मुख्य कारण होता है कि वो जो चूल्हे से धुआं निकलता है, बेसिकली वो भी एक प्रकार का प्रदूषण है, उसकी वजह से महिलाओं के अंदर COPD की काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो पॉल्यूशंस के लेवल हैं, जो पॉल्यूशंस हैं, वो अगर
एक एक सिगरेट के टर्म्स में अगर नापा जाए तो कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर के। आप मान के चलें कि 15 से 20 सिगरेट एक दिल्ली में रहने वाला इंसान अगर वहाँ सांस लेता है तो इतना धुआं वो केवल सांस लेने से, बिना सिगरेट पिए इतना धुआं वो वैसे ही ले लेता है। तो जब हम ये समझ सकते हैं कि सिगरेट के धुएं से नुकसान हो सकता है, तो ये धुएं भी जो है वो हमें काफ़ी नुकसान कर सकता है, लंग्स के अंदर परमानेंट डैमेज क्रिएट करता है और पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी वजह से। अनिमा मैम, हमने अभी मौसमी बीमारी को लेके चर्चा की। लगातार ये देखा जाए घर में किसी पारिवारिक सदस्य को जो वायरल जैसी दिक्कत होती है, डेंगू होता है या मलेरिया होता है, वीकनेस जो है बहुत बड़ा विषय बन जाती है और उससे लंबे समय तक वो व्यक्ति जूझता रहता है। क्या हर तरह के मौसमी बीमारी में इस तरह की दिक्कतें होती हैं जो वीकनेस होती है लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती है? जैसे चिकनगुनिया की आपने बात कही कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इंसान चल फिर नहीं पाता। डेंगू भी एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिसपे अगर सही जानकारी लोगों तक पहुँचे तो शायद शुरुआती तौर पे घर परिवार में लोग समझ सकते हैं इसको कि अब स्थिति ऐसी है कि इसको अस्पताल लेकर जाएं। मतलब अमूमन ये देखा जाता है कि आखिरी क्षणों में जो लोग हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं जब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। वो स्टेज कौन सी होती है कि आप शुरुआत में ही समझ जाएं कि ये डेंगू है या किसी तरह की ऐसी डिजीज़ है जिसको इमीडिएटली समझना चाहिए और तुरंत डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि जब भी किसी को फीवर होता है तो हमें 3 दिन तक तो हम जितने भी ब्लड टेस्ट करेंगे वो नेगेटिव ही आते हैं, बिकॉज बॉडी भी अपने सिम्टम्स और जो डिजीज डिस्क्राइबिंग जो एलिमेंट्स हैं उसको देने में 3 से 5 दिन लगाती है, जितने भी हमारे इन्फेक्शंस हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि 3 दिन हमें सेल्फ ट्रीटमेंट हम घर पे कर सकते हैं सिम्टोमेटिक जैसे। उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये होती है कि बॉडी बीमार है, इट मीन्स दैट इज इमरजेंसी फॉर इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जितना भी फैक्टर है वो इमीडिएटली लेना शुरू कर देना चाहिए। जैसे हमें वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए सबसे। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है, फीवर हो रहा है पर हम अपना काम करे जा रहे हैं, हम वही रूटीन फॉलो करे जा रहे हैं। आजकल के यंगस्टर जिम नहीं ब्रेक करना चाहते। बहुत सारे लोग आते हैं कि हम जिम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ जैसे ही आप फील करते हैं कि आप ठीक नहीं लग रहा है, दिस इज टाइम टू टेक ब्रेक, रेस्ट करिए। रेस्ट सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, सबसे बड़ा। तो हमें इमीडिएटली रेस्ट करना चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम पैरासीटामोल ले सकते हैं, एसिडिटी के लिए कुछ ले सकते हैं और डाइट अच्छी लेनी होती है, लाइट और हेल्दी डाइट, है ना। ये अब आपने 3 दिन कर लिया, ठीक है। इसके बाद 4th डे आपको लगता है कि फीवर आपका कंटिन्यू कर रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्टेशन करना ही चाहिए। 104 आ रहा है पेशेंट को, राइगर्स आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमने पैरासीटामोल दे दिया कंट्रोल, तो अभी इमीडिएटली हम लोग इमरजेंसी में जाना चाहिए। ये नहीं कि सुबह डॉक्टर मिलेगा, सुबह नहीं, इमीडिएटली फीवर तो कंट्रोल होगा। इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन और किडनी हम लोग एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। या बीपी कम हो गया, बहुत कमजोरी हो रही है, यूरिन आना बंद हो गया है, पेशेंट हेडेक हो रहा है, बेहोश हो रहा है, डल हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, इमीडिएटली कितने भी कुछ भी हो इमरजेंसी में ही जाना है। एक तो ये बात हो गई हमारी। फिर अब आती है कमजोरी की बात है। हर फीवर का अपना अपना एक रिकवरी फेज होता है। जैसे कोविड का जो रिकवरी फेज है वो मैंने जो क्लिनिकली महसूस किया खुद ने, दैट इज़ 4 to 6 वीक्स है। पेशेंट को रिकवर होने में 4 वीक्स तो मिनिमल लगते ही हैं। और डेंगू है इसमें 1 वीक में आदमी ठीक हो जाता है। टाइफाइड में अगेन 4 वीक्स लगते हैं। चिकनगुनिया अगेन 3 months to 6 months तक आपके जॉइंट पेन रह सकते हैं। बाकी हम यदि रेस्ट लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बारिश का दौर चल रहा है, क्या बारिश में जो अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है इस मौसम में? देखिए, अस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर सांस की नली के अंदर सूजन रहती है किसी एलर्जन की वजह से। बारिश के मौसम में कई सारे एलर्जन्स बढ़ जाते हैं, जैसे पोलेंस के काउंट्स बढ़ जाते हैं, फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है। हम क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे भी फंगस की ग्रोथ होने की चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो ये सब एक्सपोजर बढ़ने से अस्थमा के सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको डायग्नोस अस्थमा है, अगर आपको पता है कि आपको पहले से अस्थमा है,
तो अस्थमा के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी डिजीज़ को कंट्रोल में रखें। जिस तरह से उन्हें इनहेलर बताए गए हैं, जिन क्वांटिटी में बताया गया है, उन क्वांटिटी में इनहेलर्स को प्रॉपरली लें। किसी पेशेंट को अस्थमा है और वो इनहेलर नहीं ले रहा है तो लंग एक्सपोज है, लंग बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है और अस्थमा के सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो इतना सीवियर हो सकता है कि शायद आपको हॉस्पिटल एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। दूसरी चीज़ है कि अगर अस्थमा कंट्रोल नहीं है, अगर अस्थमा को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया है तो कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं तो वो काफ़ी सीवियर हो सकते हैं। ऐसा हमने कोविड में भी देखा है कि कोविड के जो अस्थमा के पेशेंट्स, पहले ऐसा सोचा गया था कि उनमें कोविड ज़्यादा सीवियर होगा, बट चीज़ें कॉन्ट्रास्ट थी, एकदम अपोजिट थी ऑलमोस्ट। जो पेशेंट अस्थमा के थे और जिनमें उनको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था या जो प्रॉपरली इनहेलर ले रहे थे, उनके अंदर कोविड के सिम्टम माइल्ड थे या कम थे, या वो बहुत आसानी से ट्रीट हो गए, उनको सीवियरिटी उतनी नहीं रही है। तो हमेशा ये इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी क्रोनिक लंग डिजीज आपको है जिसके अंदर अस्थमा है, COPD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हैं, इन या फिर पुराने इन्फेक्शंस की वजह से उनके अंदर डैमेजेज हैं या सिक्वेलीज हैं किसी इन्फेक्शंस के, तो उनका जैसे आपको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट बताया गया है या जो इनहेलर्स या जो मेडिकेशन बताई गई हैं उनको रेगुलरली लें, उनको ब्रेक नहीं करें। ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो प्राइमरी लंग डिजीज है उसको कंट्रोल करें, उससे आपके इन्फेक्शंस को ज़्यादा आसानी से डील किया जा सकता है। आजकल एक और चीज़ है कि पल्स ऑक्सीमीटर कोविड के बाद घर घर हैं, तो लोग बाग अपने ऑक्सीजन लेवल को देखते रहते हैं एंड कई बार उससे हमें कुछ नुकसान भी होता है कि केवल ऑक्सीजनेशन को देखते रहना कि मेरा ऑक्सीजन 95 से ऊपर है, 95 से ऊपर है, अभी तो मैं ठीक हूँ। केवल सेचुरेशन ही नहीं, हमें और भी चीज़ों को देखना है। फीवर है वो कितना हाई ग्रेड है, या उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ देने पे भी उसका क्या रिस्पॉन्स है। खांसी इतनी ज़्यादा है कि आप सो भी नहीं पा रहे हैं, आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, आपकी सांस की गति तेज चल रही है, तो ये सब भी साथ में हमें उसको वैल्यू देनी चाहिए, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि हम खाली सैचुरेशन देख के, जनरली देखा जाता है कि सैचुरेशन देखते रहते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि नहीं अभी तो सैचुरेशन ठीक है, डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत है या हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है, और मीनवाइल जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हम काफ़ी डिले कर चुके होते हैं। और ऐसा पर्टिकुलरली दो लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है, एक तो जो घर में बच्चे होते हैं उनके साथ में, या जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मोबिलिटी को लेकर के हम परेशान होते हैं कि इनको लेके जाना थोड़ा तकलीफ दे होगा, इनके लिए तकलीफ दे होगा। तो इस तरह से चीज़ों को वेट नहीं करें, टाइमली डॉक्टर्स के पास पहुँचें ताकि प्रॉपरली डायग्नोस किया जा सके और प्रॉपर उसको इलाज किया जा सके। मैम, इस वक्त पूरे विश्व के अंदर ग्लोबली एक चर्चा हो रही है। 2 साल पहले जिस तरीके से कोविड को लेकर चर्चा हुई, लगभग उसके आसपास ही चर्चा हो रही। WHO ने हाल में ही एक अलर्ट भी जारी किया सभी देशों को। भारत ने अपने अपने राज्यों में अलर्ट जारी किया मंकी पॉक्स को लेके। मंकी पॉक्स दरअसल है क्या, कैसे इसको समझें, और क्या भारत में इसको लेके चिंता की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, क्या राजस्थान के लिए भी चिंता की बात है? मंकी पॉक्स बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज है, जानवर से ह्यूमन में आई है। सबसे पहले ये बंदरों में होती थी, इसलिए इसको नाम मंकी पॉक्स पड़ा। लेकिन सिर्फ ये बंदरों में ही नहीं होती, जितने भी एप्स, मंकी है, दूसरे एप्स है, उनमें होती है। इनका जो कैरियर है वो चूहे और गिलहरियां हैं, ये इसको स्प्रेड करते हैं। और ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस से होता है। इसका जो स्प्रेड होता है बेसिकली वो या तो एनिमल से एनिमल को होगा, जैसे मंकी को ये हो गया, या जो मंकी के कांटेक्ट में ज़्यादा उसके केयर टेकर होते हैं उनको होता है। लेकिन फिर जब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होने लग जाता है तब ये एपिडेमिक बनना शुरू होता है, जैसे अभी हो गया। ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के लिए रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल सकता है, जो हमारे निकलते हैं ना छोटे छोटे स्लाइवा के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे। तो अगेन फिर वही बात हो गई कि मास्क पहनना जरूरी है ना। दूसरा फिर हमारा बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होके ये इसमें जो रैशेस जो दाने निकलते हैं उसका जो फ्लूइड है, उसका जो ऊपर जो स्कैब आता है ब्लैक कलर का, जो हील हो रहे होते हैं वो, ये सब भी इन्फेक्शियस है। तो और बॉडी जितने भी फ्लूइड्स हैं वो भी इन्फेक्शियस है। 30 साल 40 साल पहले स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी,
बड़ी माता जिसे बोलते हैं, ये उसके क्वाइट सिमिलर है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा माइल्ड है, हल्का है। वो तो बहुत दाने भी एग्रेसिव होते थे, सेवियर होते थे। तो इसको जैसे एक बार वायरस बॉडी में एंटर हो गया तो 3 से 21 दिन तक बॉडी में इसके प्रेजेंटेशन हमें बाहर बीमारी दिख सकती है। तो शुरू में 3 से 5 दिन तक तो इसमें भी वही फीवर जैसे रूटीन वायरल में होता है, फीवर आएगा, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, क्रैम्प्स हो गए, मार्क्ड वीकनेस फील होती है, आदमी कुछ करना नहीं चाहता। इसके बाद इसकी रैशेस निकलनी शुरू होती है। रैशेस भी स्टेजेस होते हैं। पहले तो मैक्यूलर बोलते हैं, रेडनेस दाने आएंगे, रेड दाने। उसके बाद वो उठना शुरू होंगे, फिर उनमें फ्लूइड बढ़ जाएगा, वेजिकुलर, और बाद में उनमें थोड़ा सा पस आने लग जाएगा, दैट इज पस्टुलर। ये सब इनका एक बार जब होता है तो 2 से 4 वीक इसमें लग जाता है, उठने में, पूरा खत्म होने में। अब मंकी रैशेस वैसे तो बहुत सारे वायरल है जिनमें आते हैं, पर इसके जो दाने हैं वो स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, चेहरे से शुरू होते हैं, ओरल कैविटी में भी हो सकते हैं, मुंह के अंदर, आँख में हो सकते हैं, फिर वो जाते हैं हमारे हाथ और पाँव में जाते हैं, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर जो है ना, वो हैंड में, हाथ और ये पाँव हमारा जो है, हथेली और जो तलवा होता है, नॉर्मली वहाँ वायरल रैशेस नहीं आते, मंकी पॉक्स के ही हमको मतलब क्लासिक है कि यदि वो वायरल है तो मंकी पॉक्स हमें पहले ही सूचना है। और उसके बाद ये 4 वीक बाद धीरे धीरे दाने सूख जाएंगे, थोड़ी कमजोरी रहेगी कुछ वीक तक, और फिर मरीज ठीक हो जाता है। सर, एक आखिरी नोट पे आपसे, देखिए लोग अपने लंग्स को अगर सुरक्षित रखें, मजबूत रखें, कैसे रख सकते हैं? एक आखिरी मैसेज। लंग को मजबूत रखें, सर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एनवायरनमेंट पे वर्क करना चाहिए, कि हम जितना एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। सबसे इम्पोर्टेंट, सावन का मौसम है, पेड़ लगाइए। जितनी आप हरियाली क्रिएट करेंगे, जितने पेड़ लगाएंगे, उतना मौसम ज़्यादा क्लीन होगा। जितना आप कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों के यूज को जिस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, वो डेफिनेटली करें, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर एक्सरसाइज, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हैं, जैसे हमारी जो वैदिक पद्धति है जिसके अंदर योगा, प्राणायाम, इन सब आसनों का अगर हम उपयोग करें तो लंग्स का एरिएशन, उनमें जो फुलावट है, वो सब कुछ बेहतर होता है। तो प्रॉपरली उसको एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, लंग की डिजीज़ है, तो जो आपको प्रॉपर मेडिकेशंस बताए गए हैं, उन मेडिकेशंस को प्रॉपरली लीजिए। बीमारी के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करें, या लंग्स के डैमेज होने का इंतज़ार नहीं करें, उनको प्रिवेंट करें ताकि वो फर्दर डैमेज नहीं हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल हुए और दर्शकों तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज की शो में इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।